हाँ जी गर्ल्स, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो आई होप यू कैन ऑल हियर मी, और अभी आप बोलोगे नहीं बीच में क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ साथ, ठीक है। सो नाउ हम लोग अप्रोचेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि चाइल्डहुड स्टेज में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इमोशनल डेवलपमेंट की अप्रोचेज या थियोरीज को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने किस वे में हमें एक्सप्लेन किया है। ओके, सो सबसे पहली जो थियोरी है वो है आपकी एवोल्यूशनरी थियोरी, यानी कि उद्विकासात्मक सिद्धांत जिसको कहते हैं। तो ये चार्ल्स डार्विन ने इसको प्रतिपादित किया था 1972 में, ठीक है। तो उनका क्या विचार था उद्विकासात्मक सिद्धांत में? उन्होंने यही कहा था कि जो हमारा मन और संवेग होता है उसका भी एवोल्यूशन होता है, उसका भी उद्विकासात्मक होता है। यानी कि हमारा जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, अर्लियर क्या चीज ये प्रचलित थी कि जो हम जैसे हमारी बॉडी विकसित होती है, ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे हमारा शरीर विकसित होता है। तो उसी प्रकार से हमारा मन, यानी आपका माइंड, और हमारे जो इमोशंस हैं वो भी विकसित होते हैं। ये बेसिकली चार्ल्स डार्विन की उद्विकासात्मक थ्योरी कहती है, और ये हर प्रकार के प्राणी के ऊपर लागू होता है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे कोई पक्षी है, चाहे वो मानव है, ठीक है। तो इवन जो निम्न स्तर के जो जानवर होते हैं उनका भी इसी प्रकार से संवेग या इमोशंस का उद्विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो गुस्से में हम दांत पीसते हैं, है ना। ये कॉमन एक अभिव्यक्ति होती है हमारे इमोशन की कि गुस्सा आ रहा है तो आप अपने दांत पीसना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज आपको निम्न स्तर के एनिमल्स यानी कि बिल्लियों में या डॉग्स में भी दिखाई देती है, ठीक है। तो उनमें भी आपको ये दांत पीसना, या फिर क्रोध में जब क्रोध आता है या जब डर लगता है, ठीक है, जब आपको फियर होता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? नॉर्मली ये देखा गया है कि डर में हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो यही चीज आपको कुत्तों में या बिल्लियों में भी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से ये संवेगात्मक अभिव्यक्ति हम मानवों में देख सकते हैं, उसी प्रकार की बहुत सारी ऐसी संवेगात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं जो हमें निम्न स्तर के जानवरों में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये जन्मजात होती हैं बेसिकली। जो भी हमें चार्ल्स डार्विन ने कहा कि ये संवेगात्मक जो अभिव्यक्ति, यानी कि जो हम संवेगों को फील करते हैं, ये जन्मजात होते हैं। बिकॉज ये जो अभिव्यक्तियां होती हैं ये बहुत सारे एनिमल्स में या मानवों में भी एक समान पाई जाती हैं। छोटे बच्चों में भी उसी प्रकार की पाई जाती हैं जैसे कि बड़ों में या वयस्कों में पाई जाती हैं, ठीक है। या फिर अगर किसी प्रकार से कोई फिजिकल डिफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा जो है जो ब्लाइंड है, ठीक है, और एक बच्चा नॉर्मल है, तो गुस्सा अगर आता है तो ब्लाइंड बच्चा भी दांत पीसेगा और नॉर्मल बच्चा भी दांत पीसता है। या डर लगता है तो ब्लाइंड बच्चे के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और नॉर्मल के भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई सीखा हुआ व्यवहार नहीं है, ये जन्मजात होता है। ये कोई बाहरी दुनिया में आकर दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके नहीं हम सीख रहे हैं। बिकॉज पशु ऑब्जर्व नहीं करके सीखते, ठीक है। या जो ब्लाइंड बच्चा है वो नहीं देख सकता किसी दूसरे को। तो यानी कि ये जन्मजात होता है। माँ के पेट से ही हम लोग इस प्रकार की इमोशंस की अभिव्यक्तियों को सीखकर या अपने अंदर इंटीग्रेट कर कर पैदा होते हैं, ठीक है। इवन अगर आप कंपेयर करो हमारे समाज को या अमेरिका में रहने वाले लोगों को, तो वहां पर भी दोनों की अभिव्यक्तियां जो है इन इमोशंस की वो सिमिलर होंगी। इंडियन व्यक्ति भी डर से रोंगटे खड़े करेगा और अमेरिकन भी, ठीक है। तो ये सारा कुछ कहने का मतलब ये है कि डार्विन के अकॉर्डिंगली कि जो हमारी संवेगात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं वो जन्मजात होती हैं, सीखने से इसका कोई रिलेशन नहीं है।
थोड़ा बहुत ये होता है कि आप यानी कि फ्राउनिंग होती है, कुछ सोच रहे हो तो आप फ्राउन करना शुरू कर देते हो, या फिर एम्बैरस हो रही है या आपको शाइनेस फील हो रही है तो आपके गाल लाल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये कुछ एवोल्यूशंस हैं, कुछ रीसेंट एवोल्यूशंस या उद्विकास होती हैं जो थोड़ी बहुत विद एज डेवलप होती हैं, परंतु ज्यादातर जो संवेग होते हैं वो आपके जन्मजात होते हैं और डार्विन के अकॉर्डिंगली सर्वाइवल रिलेटेड होते हैं। सर्वाइवल रिलेटेड का मतलब क्या है, इनकी जो थियोरी है उसका मेन जो क्रक्स था वो यही था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो जिस प्रकार से हम अपने संवेग शो करते हैं वो बेस्ट वही होता है जो हमें सरवाइव करने में, हमें जीने में आसान या हमें हेल्प करे, ठीक है। सर्वाइवल रिलेटेड होती हैं ये चीजें, जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, जीन्स के द्वारा हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। तो जन्मजात होते हैं, नवजात शिशु में जन्म से ही पाए जाते हैं। थोड़े बहुत जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एवोल्यूशनरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई थी और काफी हद तक संवेगों को एक्सप्लेन करने में ये सफल भी हुए थे। सेकंड जो थ्योरी है वो है आपकी मनोविश्लेषणात्मक उपागम, साइको एनालिटिकल थ्योरी है जो कि फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित करी गई है। इसको हम गत्यात्मक थ्योरी भी कहते हैं, डायनामिक थ्योरी का भी नाम दिया जाता है। सिगमंड फ्रॉइड ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था और इन्होंने संवेगों को डेवलपमेंटल चेंजेस के आधार पर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल चेंजेस के आधार पर उन्होंने संवेगों की अभिवृद्धि और संवेगों की डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था। तो किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, स्टेज बाय स्टेज, जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज उन्होंने बताई थी मुखरती अवस्था, ओरल स्टेज जो होती है, जो कि जन्म से लेकर करीब 12 महीने तक की एज होती है, ठीक है। पहला साल जो होता है जन्म से लेकर, तो इसको उन्होंने दो फेजेस में बांटा था, ओरल सकिंग और ओरल बाइटिंग, ठीक है। तो पहली जो ओरल सकिंग स्टेज है वो जन्म से लेकर 6 महीने तक की स्टेज होती है, जिसमें जो शिशु जो होता है वो सकिंग की या चूसने वाली मूवमेंट करता है, यानी कि जैसे ही उसको ब्रेस्ट फीड किया जाता है तो वो अपनी लव और प्लेजर वाला जो संवेग है वो शो करता है मदर के निपल को या ब्रेस्ट को सक करके, ठीक है। तो ये ओरल सकिंग स्टेज होती है। और नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी ओरल बाइटिंग, यानी कि 6 महीने के बाद से ये स्टेज शुरू होती है। 6 महीने से लेकर 12 महीने की स्टेज होती है ओरल बाइटिंग, जिसमें कि बच्चा जो है थोड़ा सा क्रांतिक अवस्था भी कहा जाता है इसमें, जब बच्चा जो है काटना या भक्षण या नष्ट करने वाला जो संवेग उसके अंदर डेवलप होता है, ठीक है। यानी कि उसके मुंह में दांत निकल रहे होते हैं, मसूड़ों में पेन होता है शुरू में, जब दांत निकलने वाली अवस्था होती है तो उससे पहले मसूड़ों में पेन होता है, तो कुछ भी उसके मुंह में डाला जाए तो बच्चा उसको दबाकर काटने की, नष्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उसको सुख या प्लेजर वाला फीलिंग आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ओरल स्टेज में इस प्रकार के संवेग जो है डेवलप होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है एनल स्टेज कहते हैं इसको, गुदा केंद्रित अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपना जो उसका टॉयलेट जो ट्रेनिंग वाली स्टेज भी कहा जाता है इसको, जिसमें कि बच्चे को मल मूत्र त्यागना या टॉयलेट अपने कपड़ों में करना, कपड़े गंदा करना, उसके लिए कंट्रोल करना उसको सिखाया जाता है, ठीक है। लगभग 4 वर्ष तक की ये स्टेज होती है, ठीक है। 1 वर्ष से या 2 वर्ष से शुरू होकर 4 वर्ष तक स्टेज चलती है, जिसमें कि ये हम मानकर चलते हैं कि बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेन कर देंगे, यानी कि वो अपने कपड़े गंदे नहीं करेगा, ठीक है।
इस स्टेज में भी बच्चे को यानी कि जो मल मूत्र त्यागना या कपड़े गंदा करना या टॉयलेट करने में आनंद वाली फीलिंग होती है, ठीक है। और जब हम उसको ट्रेन कर देते हैं, टॉयलेट ट्रेन करते हैं, तो उसकी एनल रिटेंशन स्टेज होती है, यानी अपने अंदर कंट्रोल करके रखना, नियंत्रित करके रखना टॉयलेट को या मल को, ठीक है। यानी कि जब मन आया उसको रिलीज नहीं करना। आप टॉयलेट जाओगे, वॉशरूम या बाथरूम में जाओगे, वहीं पर ही आपने ये कार्य करना है। तो इस प्रकार का संवेग जो है वो डेवलप होता है इस स्टेज में, एनल स्टेज में, ठीक है। एनल एक्सपल्शन स्टेज होती है और एक एनल रिटेंशन स्टेज होती है, ओके। फिर हमारी थर्ड स्टेज आती है जिसको हम लिंग अवस्था कहते हैं, फैलिक स्टेज होती है ये 4 वर्ष से प्रारंभ होकर करीब 6 वर्ष तक चलती है। तो ये वो वाली स्टेज होती है जिसमें कि सेम ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति आकर्षण बच्चे के अंदर पैदा होता है। यानी कि अगर मेल चाइल्ड है तो वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसको इडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति अट्रैक्शन, लव, अफेक्शन, इस प्रकार के इमोशंस डेवलप होते हैं। और सेम सेक्स जो पेरेंट है यानी लड़की जो है, अपने मदर से ईर्ष्या या जेलसी वाला या नेगेटिव जो इमोशन है उसके अंदर डेवलप होते हैं, क्रोध के, एंगर के, ईर्ष्या के, ठीक है। और लड़कों में भी फादर के प्रति ईर्ष्या, क्रोध के इमोशन डेवलप होंगे, और मदर के प्रति लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, इस प्रकार के इमोशंस डेवलप होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 वर्ष तक आते आते इस प्रकार का जो ऑपोजिट सेक्स पेरेंट जो लव या अफेक्शन, अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है, और हम सेम जो भी हमारा सेक्स है उस सेम सेक्स पेरेंट के प्रति हमारी जो बॉन्डिंग है, अफेक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है। यानी लड़की जो है मदर के प्रति ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करेगी, मदर की तरह बनना, मदर की तरह कपड़े पहनना, मदर की तरह बोलना, और बेटा जो है वो अपने फादर की तरह बनने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि लिंग के प्रति आइडेंटिफिकेशन वाली जो इमोशन है, ठीक है, वो डेवलप होती है बच्चों के अंदर। तो ये 6 वर्ष तक की एज मानी जाती है जिसको हम फैलिक स्टेज कहते हैं। उसमें इस प्रकार के इमोशंस डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जिसको लेटेंसी पीरियड कहते हैं, काम प्रसुप्ति काल, ठीक है। लेटेंसी पीरियड होता है, 6 से 12 वर्ष तक की स्टेज मानी जाती है। इस स्टेज में बच्चा जो होता है, 6 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा जो होता है वो सेम सेक्स बच्चों के साथ, साथियों के साथ खेलना, जुड़ना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। इसको कई साइकोलॉजिस्ट यानी फ्रॉइड ने होमोसेक्सुअल स्टेज का भी नाम दिया है। इसमें जुगुप्सा, जिज्ञासा, डिस्गस्ट, इस प्रकार के इमोशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको हम जनन अवस्था कहते हैं, जेनाइटल स्टेज होती है। इस अवस्था का प्रारंभ जो है वो यौवन काल से आरंभ होता है, यानी 12-13 वर्ष से ये शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी की एज कहते हैं इसको, जब गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है, मासिक धर्म जब शुरू होता है, और लड़कों में जब थोड़ा बहुत फेशियल हेयर आने शुरू होते हैं, आवाज़ थोड़ी फटनी शुरू होती है, प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं इसको, जेनाइटल स्टेज। तो इसमें फिर एक प्रकार की आइडल वर्शिप, हीरो वर्शिप जो है, वीर पूजा, वो काफ़ी दिखाई देती है। यानी कोई एक व्यक्ति जो जिसको हम एक अपना आइडल मान लेते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो गया, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या आपके फादर भी हो सकते हैं, मदर है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ही
ऊंची नजर से देखते हैं, जिसके प्रति आप बनना चाहते हैं, जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं, उसको हम हीरो वर्शिप कहते हैं। इस स्टेज में जनन अवस्था में काफी ज्यादा देखा जाता है। और इसके साथ साथ ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन शुरू होता है। जो लेटेंसी पीरियड में होमोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट होती है बच्चे के अंदर, वो खत्म हो जाती है और ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन जो है वो शुरू होता है। तो लव वाला जो इमोशन है, ठीक है, प्रेम का जो इमोशन है, वो इस स्टेज में डेवलप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रॉइड ने डिफरेंट इमोशंस कैसे एक बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं डिफरेंट एज में, ठीक है, राइट फ्रॉम बर्थ टिल अडोलेसेंट पीरियड, ये पीरियड उन्होंने मैप आउट किया था। जेनेटिक व्यू पॉइंट के आधार पर उन्होंने हमें मतलब संवेगों के विकास के बारे में समझाया था कि जैसे जैसे हमारा जैविकीय विकास होता है, बायोलॉजिकली जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर संवेगात्मक विकास भी होता है, इमोशंस का डेवलपमेंट भी होता है। हालांकि फ्रॉइड के इस थियोरी को बहुत साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि उन्होंने हर डेवलपमेंट, हर संवेग को सेक्सुअल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा था, जो कि उनकी नज़र में गलत था। ठीक है, परंतु अपने आप में फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी रही है और आज की डेट में भी काफ़ी ज़्यादा इसको समझा जाता है या इसको काफ़ी हाई रिगार्ड में लोग रखते हैं। ओके, नाउ थर्ड थ्योरी आ जाती है जिसको व्यवहारवादी उपागम कहते हैं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच। जेबी वॉटसन ने इसका प्रतिपादन किया था। जेबी वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी माने जाते हैं और उन्होंने बिहेवियरल एस्पेक्ट के आधार पर संवेगों को एक्सप्लेन किया था। और बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है? लर्निंग। ठीक है, जैसे बाकी के हमारी जो सोशल जो विशेषताएं होती हैं, जो हम लर्न करते हैं, जैसे जैसे हमारा माइंड और हमारा बॉडी जो है विकसित होता है, हम समाज के कांटेक्ट में आते हैं, समाज के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं, उसी प्रकार से इनके अकॉर्डिंगली संवेग भी लर्न होते हैं जब हम दूसरे लोगों को, अपने समाज के अन्य लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को नोट करते हैं। ठीक है, उन्होंने बच्चों के ऊपर काफ़ी स्टडीज करी हैं और उन्होंने ये पाया कि फियर, क्रोध और प्रेम, ये तीन ऐसे मेजर इमोशंस हैं जो कि जन्मजात पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये तीन इमोशंस उन्होंने कहा है, फियर, क्रोध और लव, प्रेम, ये तीन इमोशंस जो हैं जन्मजात होते हैं और बाकी के जितने भी इमोशंस हैं ये सामाजिक समर्थन के आधार पर या सोशल सपोर्ट के आधार पर बच्चे के अंदर विकसित होते हैं। और इसके साथ साथ किस तरीके से हम अभिव्यक्ति करते हैं अपने इमोशंस की, वो भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चे को भूख लगी है, उसको गुस्सा आता है और वो ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देता है क्रोध में। ठीक है, अब इसका बच्चे ने ये रोना चिल्लाना करा है, तो इसका उसको समर्थन किस प्रकार का मिला है? यानी कि अगर बच्चे को पॉजिटिव समर्थन मिलता है, जैसे ही बच्चा रोना चिल्लाना शुरू करता है, मदर तुरंत भागकर आती है और बच्चे को दूध पिला देती है, तो क्या हो गया? बच्चा जब भी भूख लगेगी, जब भी उसको क्रोध आएगा, वो रोएगा, चिल्लाएगा। ये कंडीशनिंग हो गई, एक प्रकार की लर्निंग है कि मैंने रोया चिल्लाया, मुझे दूध मिल गया। परंतु वहीं पर अगर बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, मदर फिर भी नहीं आ रही है, तो क्या होगा? बच्चा धीरे धीरे इस रोने चिल्लाने को खत्म कर देगा। इस प्रकार की अभिव्यक्ति वो नहीं करेगा, कुछ और अभिव्यक्ति करेगा जो कि उसको, जिसके कारण, जिस अभिव्यक्ति के कारण उसको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये तीन बेसिक इमोशंस होते हैं, क्रोध, फियर और लव। लव यानी कि जब
बच्चा लेटा है सपोज बेड पर, आप एकदम उसको गोदी में उठा लेते हैं, उसको सहला रहे हैं, उसको हग कर लेते हैं या उसको किस कर रहे हैं, तो बच्चा जो है वो खुश होता है और वो किलकारी मारता है, हंसता है, यानी लव के इमोशन का अभिव्यक्ति हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से फियर है, यानी कि बच्चा आराम से लेटा हुआ है, सो रहा है, अचानक से तेज आवाज आती है, बच्चा जग जाता है या एकदम से अचानक से वो चौंक जाता है, और जिससे कि वो किसी ना किसी प्रकार का अभिव्यक्ति करता है, यानी कि रोना शुरू कर देता है या शरीर को अकड़ा लेता है अपने। तो वो ये सारी अभिव्यक्तियां जो होती हैं ये जन्मजात होती हैं। ठीक है। परंतु इसके अलावा जो और अभिव्यक्ति या और इमोशंस जो एक बच्चे के अंदर डेवलप होंगे वो लर्निंग के आधार पर होते हैं। सोशल कंडीशनिंग किस प्रकार की हो रही है बच्चों की, उसके आधार पर बच्चे जो हैं बाकी के और इमोशंस जो हैं वो अपने अंदर विकसित करते हैं, अपने अंदर उनको डेवलप करते हैं। और ये किसके आधार पर होगा? कंडीशनिंग, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मॉडलिंग। बच्चा दूसरों को देखता है, बहुत कुछ सीखता है, तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे संवेगों का विकास होता है। तो लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है जिसके द्वारा बच्चे में संवेगों का विकास होता है। ठीक है। तो ये हमारी 3 मेजर अप्रोचेस हैं जिसके आधार पर हम इमोशंस की डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, मनोविश्लेषणात्मक डेवलपमेंट या विकास, और फिर आपका आ गया व्यवहारवादी उपागम। ठीक है। इसके अलावा आपके और भी दृष्टिकोण हैं एक दो, जैसे पियाजे का है और एक ब्रिजेस का। ये दो ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पियाजे का क्या दृष्टिकोण है? पियाजे ने संज्ञान या कॉग्निशन के आधार पर संवेगों के विकास को एक्सप्लेन किया है। क्या कहा है उन्होंने? कि जैसे ही हम लोग किसी भी सिचुएशन को परसीव करते हैं, उसके बारे में कुछ फीलिंग्स या भाव हमारे अंदर आते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, संज्ञान जब हमारा उसके बारे में डेवलप होता है तब वो इमोशन हमारे अंदर पैदा होता है। ठीक है। यानी कि अगर इनके थ्योरी के या इनके अप्रोच के अकॉर्डिंगली कि अगर हम क्रोध जो फील कर रहे हैं तो वो क्रोध को फील करने के पीछे काफी लंबा चौड़ा साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल के बच्चे की किसी गतिविधि के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, अब प्रतिबंध लगाया है तो अब बच्चा, यानी कि बच्चा खेलने जाना चाहता है, मदर कहती है नहीं जाना। ठीक है। अब बच्चे का क्या फीलिंग है उसके प्रति? मदर ने कह दिया खेलने नहीं जाना, तुम पढ़ने बैठो। बच्चे की क्या फीलिंग है, भाव क्या आते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चा क्रोध शो कर रहा है, एंगर शो करेगा, या फिर चुपचाप से माँ की बात को मानकर बैठकर पढ़ाई शुरू कर देगा। ठीक है। तो क्या उसको क्या फीलिंग आती है, क्या उस चीज के बारे में वो सोचता है कि मेरे लिए क्या चीज जरूरी है। ठीक है। तो इस तरीके से पियाजे ने हमें कॉग्निशन के आधार पर संवेगों के विकास को समझाया था, और उन्होंने ये कोई 6 अवस्थाओं के जरिए संवेगात्मक विकास की चर्चा करी थी। ठीक है। जिसमें कि बौद्धिक विकास होता है और आपका गतिवाही विकास होता है। 6 अवस्थाएं जिनमें 3 बौद्धिक विकास से रिलेटेड हैं और 3 आपकी गतिवाही विकास से रिलेटेड होती हैं। बौद्धिक विकास में आपका हेरिडिटरी आ जाते हैं, जननिक, यानी कुछ ऐसे संवेग होते हैं जो जन्मजात होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे संवेगों के प्रति नकारात्मक और सकारात्मक भाव जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया क्रोध का। पॉजिटिव भाव क्या है? पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करूंगा अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो बच्चा जो है क्रोध नहीं करता। नेगेटिव भाव क्या है? माँ का तो हमेशा का यही काम है, वो तो देखना ही नहीं चाहती मुझे खेलते हुए, वो तो चाहती है मैं पढ़ता ही रहूं। नेगेटिव भाव, तो बच्चे के अंदर क्रोध आएगा। ठीक है। तो किस प्रकार का भाव आपके अंदर आ रहा है? किसी भी
सिचुएशन के प्रति, किसी भी स्टिमुलस के प्रति, आप स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं, उसके प्रति क्या भाव आ रहा है। भूख लग रही है, किचन में जा रहे हैं, सिचुएशन को आपने परसीव किया, ठीक है, कढ़ाई का ढक्कन उठाया, उसमें तोरी की सब्जी है फॉर एग्जाम्पल। अब तोरी को देखकर क्या भाव आ रहा है आपके मन में? एक आता है इतनी भूख लग रही है, तोरी की सब्जी ही मिलनी थी खाने को, रोज तोरी की सब्जी बना दी जाती है। नेगेटिव, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप गुस्से में खाने को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं पर पॉजिटिव, हेल्दी है, इसको खाने से मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है, मुझे ये कोविड जो डिजीज चल रही है इसको फाइट करने में मुझे हेल्प मिलेगी। पॉजिटिव थॉट, आप उसको खा लेंगे, खुशी खुशी खाएंगे, किसी भी प्रकार का नेगेटिव इमोशन आपके अंदर डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो किस प्रकार की आपका भाव है किसी भी सिचुएशन को परसीव करके। उसके बाद इवैल्यूएशन करना, चीज का मूल्यांकन करते हो आप वस्तुओं का, ठीक है, ये अच्छी वस्तु है या ये बुरी है, मूल्यांकन करना। तो अच्छी है तो यू विल बी हैप्पी, बुरी है तो आपको आपके अंदर सैडनेस या अनहैप्पीनेस वाला इमोशन डेवलप होता है, ठीक है। तो वो आप किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं किसी भी वस्तु का। उसके अलावा जो जिस व्यक्ति ने आपको वो वस्तु दी है उसके बारे में उसका मूल्यांकन करना, या फिर जो आपको वस्तु दी गई है ऊपरी तौर पर, जैसे अभी मैंने आपको तोरी के बारे में बताया, ऊपरी तौर पर आपको बहुत बुरी सब्जी लग रही है, ठीक है, आप कहेंगे ये रोज रोज मम्मी जो है तोरी बना कर रख देती है, परंतु उसकी सुप्त जो पोटेंशियल या वैल्यू क्या है वो जब आप सोचेंगे, ठीक है, उसके बारे में जब आप सोचेंगे कि उसके छुपे हुए, सुप्त पोटेंशियल का मतलब क्या है, छुपी हुई पॉजिटिविटी क्या है उसमें, तो अगर उस चीज को सोचेंगे और समझेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएगी, पॉजिटिव इमोशन आएगा, नहीं तो नेगेटिव रहता है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये कन्वर्ट करना है ना, इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव को नेगेटिव में। अगर वो आप पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हो, आप खुश रहोगे, और पॉजिटिव को हर बार नेगेटिव ही कन्वर्ट करते रहोगे तो आपके अंदर नेगेटिव इमोशन ज्यादा पैदा होती है। और हाई लेवल ऑफ जो सामाजिक अनुभूतियों की स्थापना अपने अंदर करना, दैट मीन्स सोशल इंटरैक्शंस को वैल्यू करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप को समाज का एक वैल्यूएबल सदस्य समझना, ठीक है, ये उच्च स्तर की अनुभूति आपके अंदर, जो सामाजिक अनुभूति को हम अनुभव जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से इन 6 अवस्थाओं के जरिए पियाजे ने हमें एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे अपने अंदर के इमोशंस को डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक और दृष्टिकोण है जिसको हम ब्रिजेस का दृष्टिकोण कहते हैं। पियाजे है और ब्रिजेस आ जाते हैं 1932 में, उन्होंने संवेग के विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ब्रिजेस ने, और उन्होंने भी हमें जन्मजात इमोशंस के बारे में ही बताया था कि शिशु के जन्म के समय फियर, क्रोध या एंगर और लव, ये 3 प्राइमरी इमोशन पाए जाते हैं। परंतु लर्निंग, जो वॉटसन का जो सिद्धांत था उसका उन्होंने खंडन किया था, बिकॉज वॉटसन ने भी यही बताया था, परंतु उन्होंने वॉटसन की थ्योरी को नहीं एक्सेप्ट किया, अपनी अलग से उन्होंने ये थ्योरी बताई थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये 3 इमोशंस जन्म के समय पाए जाते हैं परंतु अस्पष्ट वे में, क्लियर नहीं होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति जो है, वॉटसन ने कहा था क्लियर है अभिव्यक्ति, है ना, क्रोध में बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, है ना, फियर में अपनी बॉडी को अकड़ा लेगा, और प्रेम में हंसेगा, किलकारी मारेगा। परंतु ब्रिजेस ने कहा है कि ये 3 इमोशन हमारे अंदर जन्मजात होते हैं परंतु अस्पष्ट तौर पर, बच्चे को अभिव्यक्त करना क्लियरली नहीं पता, बच्चा क्रोध है या फियर है,
कैसे उसको शो करना है, ही डज नॉट नो। लव को कैसे शो करना है, ही डज नॉट नो। वो कब आता है उसके अंदर, जैसे जैसे वो बच्चा विकसित होता है, मेच्योर होता है, डेवलप होगा, परिपक्व होगा, उसके अनुभव के साथ बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर संवेगात्मक अभिव्यक्ति भी बढ़ती है, संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में भी परिवर्तन आता है। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि संवेगों के विकास में लर्निंग के साथ साथ मेच्योरिटी, परिपक्वता भी इंपॉर्टेंट है। यानी ब्रिजेस का जो सिद्धांत है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी एंड साइको एनालिटिकल थ्योरी। फ्रॉइड की जो थ्योरी है और वॉटसन की जो थ्योरी है, दोनों का मिक्सचर है, लर्निंग एंड मेच्योरिटी। आपकी एज के साथ साथ बढ़ते जाओगे और साथ साथ लर्निंग होगी तो आपके अंदर संवेगों का विकास होगा। डिस्ट्रेस है, डिलाइट है ना, इस प्रकार के इमोशंस कैसे शो करने हैं, उसके बारे में बच्चा जो है, जन्म के समय बच्चा जो है थोड़ा अस्पष्ट होता है, परंतु थोड़े समय में ही क्लैरिटी आ जाती है। 3 से 6 सप्ताह में, 3 महीने में, 6 महीने तक बच्चे में काफी हद तक क्लैरिटी आ जाती है कि डिस्ट्रेस यानी अनहैप्पी इमोशन कैसे शो करना है और डिलाइट का यानी हैप्पी वाला इमोशन, दो बेसिक इमोशंस किस तरीके से, मतलब डिस्ट्रेस या अनहैप्पी वाले फीलिंग में क्रोध और फियर आ जाता है ना, एक साथ ही आ जाते हैं। और हैप्पी वाली जो इमोशन में, डिलाइट वाली इमोशन में और भी कई अफेक्शन के, लव के, ये इमोशन भी आ जाते हैं, उसी में मिक्स हो जाते हैं। फिर और ज्यादा बच्चा जब बढ़ता है और बड़ा होता है, फिर और बाकी के जो कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं वो बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं, धीरे धीरे विकसित होंगे और उनकी अभिव्यक्तियां होती हैं। तो ये सिद्धांत जो है, हालांकि इसकी काफी आलोचनाएं हुई हैं, परंतु फिर भी कहना पड़ेगा कि संवेगों के विकास के लिए काफी सराहनीय कार्य किया था ब्रिजेस ने। अपने सिद्धांत को उन्होंने काफी सरल तरीके से एक्सप्लेन किया था कि किसी भी एक बच्चे के अंदर किस प्रकार से इमोशंस की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सो दिस फिनिशेस विद योर इमोशनल डेवलपमेंट, अप्रोचेस टू इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। संवेगात्मक विकास को व्याख्यात करने वाले उपागमों पर संक्षेप में प्रकाश डालें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने शुरुआत कैसे करनी है, थोड़ा इमोशंस या चाइल्डहुड स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था इमोशन किसे कहते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट स्टेजेस के बारे में आप बता दोगे। इमोशनल डेवलपमेंट बचपनावस्था और बाल्यावस्था में, इमोशनल डेवलपमेंट एडोलेसेंट स्टेज में, और इमोशनल डेवलपमेंट आपकी एडल्टहुड या ओल्ड एज में। थोड़ा सा 2-2 लाइनें, ज्यादा नहीं। और उसके बाद फिर आप ये उपागम बताओगे एक एक करके। आपका एवोल्यूशनरी उपागम है डार्विन का, फिर आपका फ्रॉइड का साइकोएनालिटिकल उपागम है, उसके बाद आपका वॉटसन का, जेबी वॉटसन का बिहेवियरिस्टिक उपागम है, पियाजे का दृष्टिकोण है और ब्रिजेस का दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये 5 उपागम आपको इमोशनल डेवलपमेंट के मैंने कराए हैं, तो आपने इनको एक एक करके इनको डिस्कस करना है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ।